हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसा आप लोगों को पता है कि एक बार फिर से फार्मर प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। यह इमेजेस हमें 2020-21 की याद दिलाती है, जहां पे नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को ब्लैक लॉस कहा था और फिर सरकार को उन्हें पीछे लेना ही पड़ा। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करें। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट क्यों? आखिरकार नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स चाहते क्या है और सरकार उन्हें वो दे क्यों देती जो वो चाहते हैं? और क्या ये सही में एक प्रोटेस्ट है या फिर इलेक्शन से पहले होने वाला ब्लैकमेल? इसका जवाब आप लोग खुद ही दोगे पूरी कहानी को सारे सबूतों के साथ समझने के बाद। 10 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने दिल्ली चलो का नारा लगाया और वहां से शुरुआत हुई फार्मर्स प्रोटेस्ट 2024 की। SKM ऑर्गेनाइजेशन 200 किसानों का एक यूनियन है जो कि पिछले फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बना था और अब इसी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उग्रैंड। लेकिन अब एक पुराने लीडर है योगेंद्र यादव, वो भी इस बार 2024 वाले प्रोटेस्ट को बैक चैनल्स के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये तीन ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कि इस फार्मर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है और यही तीन लीडर्स अपने अपने किसान यूनियन के भी टॉप लीडर्स। जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन BKU के टॉप लीडर है, जोगिंदर सिंह उग्रैंड BKU एकता उग्रैंड के टॉप लीडर है और जोगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। ये लीडर्स और SKM की इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन पर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है कि इनके 10 फरवरी को नारा लगाते ही ओवरऑल इंडिया यानी यूपी, नोएडा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से कई किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इस नारे के साथ 16 फरवरी को SKM ने नेशन वाइड ग्रामीण बंद यानी कि देश के बाहर के हर गांव को बंद करने। अब इन प्रोटेस्ट के जरिए किसान अपनी 2 डिमांड्स को पूरा करवाना चाहते हैं। पहली डिमांड, 2020 में जो किसानों का ये प्रोटेस्ट हुआ था उनकी इनकम्प्लीट डिमांड जो रह गई थी उनको पूरा किया जाए और दूसरी डिमांड ये कि इनकी 5 नई डिमांड्स को भी पूरा किया जाए। बिफोर मूविंग एनी फर्दर, हमारा ये जानना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसानों की ये जो डिमांड्स हैं ये फीजेबल और रीजनेबल है भी, क्योंकि इससे भी हमें एक आइडिया लगेगा कि ये प्रोटेस्ट कितना जेन्युइन है और कितना बैक चैनल द्वारा पावर्ड। तो इनकी सारी डिमांड्स को अच्छे से समझने के लिए पुराने वाले फार्मर प्रोटेस्ट की डिमांड्स का एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि सरकार ने इनकी कौन कौन सी डिमांड्स को पूरा किया है और कौन कौन सी डिमांड्स इनकी अभी तक पेंडिंग में है। तो 2020 की मेजर डिमांडों में से पहली डिमांड थी 3 फार्म लॉज को हटाओ। बेसिकली ये वो लॉज है जिसमें गवर्नमेंट ने मिडलमैन को हटा के फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केटिंग का एक्सेस दिया था। इन्हीं लॉज में से एक लॉ के तहत फॉरेन कंपनीज इंडियन एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती थी, बट फार्मर्स चाहते थे कि 2020 के लॉस से पहले जैसे चलता था वैसे चलता रहे। और फिर गवर्नमेंट ने जब 2 साल पहले प्रोटेस्ट हुए थे तब 3 फार्म लॉस को हटा के इनकी इस डिमांड को पूरा भी किया था। अब इनकी दूसरी डिमांड ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाओ। सो बेसिकली सरकार फार्मर्स को लॉस में जाने से बचाने के लिए इनसे कुछ सेलेक्टिव क्रॉप्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदती है, पर फार्मर्स इसमें ये चाहते हैं कि सरकार क्रॉप्स खरीदने के लिए C2 + 50% का फॉर्मूला यूज करे। मतलब कि अगर फसल 100 रुपए की है तो सरकार उनसे 150 रुपए में खरीदे। इन सिंपल वर्ड्स कि जो क्रॉप्स की एक्चुअल अमाउंट है उससे ज़्यादा पे करे। और इसी वजह से सरकार ने इनकी इस डिमांड को भी अभी तक पूरा नहीं करा है और ये डिमांड इनकी पेंडिंग में है। अब इनकी तीसरी डिमांड ये है कि फ्यूल पे लगने वाले टैक्सेस को हटाया जाए। मतलब कि पेट्रोल और डीजल पे जितने भी टैक्सेस लगते हैं देश भर में उन सबको हटाया जाए। पर ये आखिरकार कितना पॉसिबल है, क्योंकि इससे GDP को 2% यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। टैक्स को हटाया गया तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये अमाउंट मिलना बंद हो जाएगा और इसी वजह से ये डिमांड भी इनकी अभी तक पेंडिंग में है। अब इन सारी डिमांड्स के अलावा भी 2020 की एक काफ़ी स्ट्रेंज डिमांड है जिसको इन फार्मर्स ने इस वाले प्रोटेस्ट में भी रखा है। डिमांड नंबर 1, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लो बना दो। इसका मतलब कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे लेकिन फार्मर्स को ये अमाउंट हमेशा मिलनी चाहिए, चाहे फिर गवर्नमेंट को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो।
सिर्फ 23 प्रोडक्ट्स पर एमएसपी देने के लिए सरकार करीबन 3 लाख करोड़ रुपए हर साल अपनी जेब से देती है। इस बार तो फार्मर्स की ये डिमांड है कि सारे क्रॉप्स को एमएसपी दो। करंटली गवर्नमेंट 23 नॉन पेरिशेबल गुड्स जैसे कि गेहूँ हो गए, इन्हें कॉम्पनसेशन के लिए किसानों से खरीदती है। लेकिन अगर ये सभी क्रॉप्स पर लागू कर दिया जाए, इसका मतलब पेरिशेबल क्रॉप्स पर भी, तो सरकार पेरिशेबल क्रॉप्स का क्या करेगी? वो तो ख़राब हो जाएगी। और सिर्फ 23 गुड्स में ही 3 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो मतलब सारे खरीदने जाए तो कितना खर्चा सिर्फ एमएसपी पे ही आएगा। डिमांड नंबर 2, फार्मर्स और फार्म लेबरर्स के लिए 10,000 से ऊपर वाले सारे कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। हज़ारों फार्मर्स और उनके हज़ारों करोड़ के लोन, इन टोटल ये अमाउंट 18.4 लाख करोड़ है। इज दिस इवन पॉसिबल? डिमांड नंबर 3, 58 और उससे ऊपर वाली उम्र के फार्मर्स और लेबरर्स को हर महीने 10,000 की पेंशन दी जाए। अब यहाँ पे देश की मेजॉरिटी आबादी किसान है और इसमें से 58 प्लस कितने होंगे, और सभी को 10,000 रुपये ये मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ लोगे तो ये आंकड़ा लाख करोड़ आसानी से पहुँच जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पेंशन के खर्चे। डिमांड नंबर 4, लखीमपुर खैरी हत्याकांड, जिसमें एक कार ने प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को कुचल दिया था, उसके कल्प्रिट्स को पनिश किया जाए और दिल्ली मार्च के दौरान 8,000 किसानों पर फाइल्ड पुलिस केसेस को खारिज कर दिया जाए। डिमांड नंबर 5, 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए 600 फार्मर एक्टिविस्ट के फैमिली को कॉम्पनसेशन दिया जाए। अब इन पांचों मेजर डिमांड्स के साथ प्रोटेस्ट में उतरे नोएडा के प्रोटेस्टर्स की भी अपनी अलग ही डिमांड है। जैसे सरकार ने कुछ टाइम पहले नोएडा से हाईवे बनाने के लिए किसानों से ज़मीन ली थी, और इनफैक्ट सरकार ने किसानों को उस ज़मीन का पैसा भी दिया था ऑलरेडी, पर अब वो किसान चाहते हैं कि पैसे के साथ साथ सरकार उन्हें 10% एक्स्ट्रा प्लॉट भी दे। Farmers in both the city of Noida and Greater Noida have escalated their protest through the Kisan Mahapanchayat, pressing for a 10% abadi land. क्योंकि नोएडा की ज़मीन का रेट अब बढ़ चुका है और इनकी ये भी डिमांड है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैग्मेटिकली सोचते हैं। गवर्नमेंट ने 2020 के प्रोटेस्ट के बाद इनकी सारी वैलिड डिमांड्स यानी 3 लॉ फार्म्स को तुरंत हटा दी, पर मिनिमम 30 लाख करोड़ का नुकसान करवा के फ्यूल टैक्सेस को हटवाना, हर एक क्रॉप को एमएसपी देना और हर बूढ़े किसान को 10,000 रुपये पेंशन देना, एक्वायर्ड लैंड के बदले 10% प्लॉट और जॉब्स देना, क्या ये डिमांड आपको जायज़ नज़र आती है? इससे कम अमाउंट तो सरकार ने कोविड के टाइम के बाद इंडियन इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए यूज़ किया था। चलो ये सारी डिमांड्स फिर भी फार्मर से रिलेटेड है, लेकिन इनकी ये 8th डिमांड आपने देखी? ये देखो, ये 2020 की डिमांड है जो इस बार भी उठाई गई है। बेसिकली जैसे इन लोगों को कहते हैं प्रो डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल्स, और ये CAA प्रोटेस्टर्स फार्मर्स इन्हें रिहा करवाना चाहते हैं। और ये डिमांड्स आखिर फार्मर से कैसे जुड़ी है और इससे किसानों का क्या बेनिफिट है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को मून्स एंड स्टार्स प्रोमिस किए जा रहे हैं जो कि प्रैग्मेटिकली पॉसिबल नहीं है, और शायद ये डिमांड्स आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अनफेयर टू अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। बट कुछ लीडर्स उन्हें यही सपना दिखाकर, उन्हें ये विजन दिखाकर उनसे प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, और अब नेचुरली जो लीडर्स किसानों से ये सब करवा रहे हैं उनका कुछ तो फ़ायदा होगा ही। सो आइए ज़रा इन लीडर्स की कुंडली पर ज़रा गौर करते हैं और समझते हैं कि इन्हें इससे क्या फ़ायदा होगा। इन प्रोटेस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड संयुक्त किसान मोर्चा के तीनों चीफ लीडर्स हैं। जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था, ये तीनों लीडर्स अपने अपने किसान यूनियन के भी टॉप लीडर्स हैं। जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है, जोगिंदर सिंह उग्रैन BKU और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। तो अब इनमें से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट फार्मर के राइट से ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को पावर से गिराने के लिए किया है, ताकि ओपोजिशन पार्टी वापस से पावर में आ सके। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि राकेश टिकैत के साथ मिलकर वो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी आयरनी ये है कि किसानों के सामने हर बार योगेंद्र बताते रहे हैं कि फार्म लॉस 2020 किसान विरोधी है। मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसे मैं कहता हूँ जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून।
लेकिन वो खुद ही कुछ टाइम पहले तक तो बोल रहे थे कि देश को फार्म लॉ जैसा कानून बनाना चाहिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है। तो यही तो वो फार्म लॉस कर रहे थे जो उन्होंने रीअपील करवाए। सो कुछ समझे। बेसिकली फार्मर्स का राइट्स का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो ज़रूर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे फार्मर्स को राइट्स मिले या ना मिले, पर योगेंद्र को अपनी पॉलिटिक्स में जगह बनानी है ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है। और यही बात आपको इनका बैकग्राउंड समझ के और क्लियरली समझ आ जाएगी। सो योगेंद्र बेसिकली फार्म प्रोटेस्ट के पहले बिहार के एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, किसान नहीं। लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट शुरू होने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर योगेंद्र अचानक से फार्मर लीडर बन गए। इसके अलावा उन्होंने कई बार इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी एक पोजीशन बनाने की भी कोशिश करी है। क्या आपको पता है योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं? यस। लेकिन यहाँ पर भी उनका कुछ नहीं हो पाया, तो वो ममता बनर्जी के साथ भी कुछ टाइम तक जुड़ गए थे। उन्होंने उनके साथ कई इलेक्शन रैली में प्रचारक की तरह काम किया था और वहाँ पर भी उनको कोई पॉलिटिकल स्ट्रेचर नहीं मिला। सो इसलिए योगेंद्र ने फार्मर प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिए अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। बट यहाँ पे भी 2021 में उनके ही साथी राकेश टिकैत ने उनको इस प्रोटेस्ट से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, एक और बात, योगेंद्र यादव के ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कोई हल्के फुल्के एस्पिरेशंस नहीं है, बल्कि एट एनी कॉस्ट वाले एस्पिरेशंस है। क्योंकि इनके तो पर्सनल स्ट्रेचर बनाने के लिए भी एंटी नेशनल लोगों के साथ कनेक्शन सामने आए हैं। अब 2020 के दिल्ली राइट्स और सीए एक्ट के खिलाफ वाले राइट्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। ये राइट्स भी योगेंद्र यादव ने एंटी नेशनल्स के साथ मिलकर अरेंज करवाए थे। और इनफैक्ट न्यूज़ आउटलेट ओपी इंडिया के पास तो योगेंद्र के इस मीटिंग के फोटोज़ भी है। और इसमें आप जैसा देख सकते हो कि शर्जिल इमाम, जो कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने की बात करता है, और उमर खालिद, जो कश्मीरी सेपरेटिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है, वो भी शामिल है। अब जॉर्ज सोरोस को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये वही आदमी है जो 8,000 करोड़ रुपए इंडिया में फंड कर रहा है इंडिया में सत्ता बदलने के लिए, करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर। नाउ गेस व्हाट, इसी सोरोस लिंक्ड फाउंडेशन CSDS के योगेंद्र फाउंडिंग मेंबर है। यस, यू हर्ड दैट राइट, फाउंडिंग मेंबर। अब ये सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो इसका क्या मतलब निकलता है, बट इट डजंट स्टॉप ओवर हेयर। अब बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट के दूसरे लीडर राकेश टिकैत की। राकेश भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है और उनके भाई नरेश टिकैत BKU के प्रेसिडेंट है। सो बेसिकली टिकैत फैमिली BKU इस यूनियन के थ्रू फार्मर्स को लीड करती है। अब BKU वैसे तो भारतीय किसान यूनियन है, लेकिन इसके लीडर्स हर प्रोटेस्ट में शामिल मिलेंगे। जैसे राकेश फार्मर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके भाई नरेश रेसलर प्रोटेस्ट में शामिल थे, और इवन राकेश के बेटे CC टिकैत को भी रेसलर प्रोटेस्ट में देखा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिशी है कि एक फार्मर लीडर हर प्रोटेस्ट में शामिल क्यों हो रहा है, और इसलिए कई एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ लगा है। अकॉर्डिंग टू राकेश, उनकी टोटल प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ है, बट प्रोमिनेंट आउटलेट DNA न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी टोटल अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी 80 करोड़ तक है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये इनकी खानदानी विरासत हो सकती है, बट क्या एक फार्मर लीडर दूसरे फार्मर लीडर का मर्डर सोच सकता है? सो नरेश टिकैत पर उन्हीं की तरह एक किसान यूनियन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की हत्या का आरोप है, जिससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि इनका बैकग्राउंड कुछ डिसेंट नहीं है और शायद फार्मर के इंटरेस्ट से ज़्यादा इनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे आ रहा। अब ज़रा बैकग्राउंड चेक करते हैं 2024 के तीसरे बड़े लीडर जोगिंदर सिंह उग्रैन का। सो बाकी लीडर्स की तरह जोगिंदर यहाँ रातों रात किसान नहीं बने, और ना ही उनकी फैमिली किसी हिस्ट्री के प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। जोगिंदर सही में एक किसान है और वो एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। लेकिन एक फार्मर और फार्मर लीडर होके भी ये पिछले प्रोटेस्ट में फार्मर्स की डिमांड को छोड़ के ये एंटी नेशनल यानी शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को रिलीज़ करवाने की डिमांड क्यों कर रहे थे, वो भी ऑफिशियल डिमांड लिस्ट में लिखवा के। और ये कोई एकलौता इंस्टेंस नहीं है, इन्होंने कई बार एंटी नेशनल स्टैंड्स लिए हैं, क्योंकि इसके पहले भी शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स को जो CAA एक्ट के खिलाफ थे उनको सपोर्ट करते हुए इन्होंने खाना प्रोवाइड करा है, और वो बिल्कुल भी अपने पॉलिटिक्स को लेके अपोलोजेटिक नहीं है।
अब तक के हमारे किए रिसर्च में इनका क्लियर मोटिव प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मे भी हो सकता है पर्सनल एम्बिशंस और पैसे, क्योंकि जॉर्ज सोरस फाउंडेशन यहाँ पर लिंक्ड है, तो पैसे खूब पंप हो सकते हैं। बट ये बात तो साफ है कि ये फार्मर्स के लिए फाइट नहीं कर रहे। अब ओवरऑल इन प्रोटेस्ट की बात करें तो ANI इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से 5000 ट्रैक्टर्स इन प्रोटेस्ट के लिए आने वाले हैं और उन ट्रैक्टर्स को काफ़ी मॉडिफाई भी किया गया है। उन ट्रैक्टर्स में ऐसे हाइड्रोलिक टूल्स लगाए गए हैं जो बैरिगेट्स और फायर रेसिस्टेंट है, और उन ट्रैक्टर्स में ऐसे भी टूल्स लगाए गए हैं कि अगर टीयर गैस को भी फायर किया जाए तब भी उन ट्रैक्टर्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और इंटरेस्टिंगली उन ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने काफ़ी सारे मॉक ड्रिल्स भी करे हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रैक्टर्स हैं इनमें किसानों के लिए 6 महीने का राशन कैरी करा जा रहा है। और इंटेल एजेंसी को ये डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि भाई प्रोटेस्ट के लिए 6 महीने का राशन कैरी करने की क्या ज़रूरत है। बस इसलिए ही इंटेल एजेंसी ने ऑफिशियली ये चीज़ रिवील कर दिया है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें डेफिनेटली कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स तो ज़रूर इन्वॉल्व है। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो नई, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं आपसे मिलूँगा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए